नमस्कार। भारत के लोकतांत्रिक विकास में मीडिया की जो भूमिका है, इस विषय पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं हरिभूमि समाचार समूह के प्रबंध संपादक श्री हिमांशु द्विवेदी जी। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, भारत के लोकतांत्रिक विकास में पत्रकारिता, जिसको आजकल मीडिया कहा जाता है, उसकी क्या भूमिका देखते हैं आप? भारत में लोकतंत्र का विकास ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद हुआ। आज़ादी से पहले ही हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हो गई और आज़ादी की जो लड़ाई थी वो भी बड़े लोकतांत्रिक तरीके से ही लड़ी गई। और उस लड़ाई को धारदार किसने किया? उस लड़ाई को धारदार किया पत्रकारिता ने। जितने भी आप मूर्धन्य राजनीतिज्ञों के नाम लेंगे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम लेंगे, विचारों की दृष्टि से अलग थे, कार्यपद्धति की दृष्टि से अलग थे, लेकिन साधन के संदर्भ में, सबके संदर्भ में एक समानता थी। उन सब ने पत्रकारिता को अपने विचारों के प्रसार का माध्यम बनाया। कहने का आशय कि अगर आप गुलाम भारत में, आज़ाद भारत के संदर्भ में मुझसे ये पूछे कि सबसे बड़ा पत्रकार कौन हुआ है, तो मैं एक नाम लूँगा, उसका नाम होगा मोहनदास करमचंद गांधी। जिस किस्म की पत्रकारिता उन्होंने की, पत्रकारिता में एक उद्देश्य की स्पष्टता, दूसरे कम से कम बातों में अपनी बात को कहने की कला। अगर इसका उदाहरण अगर आपको सीखना है तो उसके लिए मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी को पढ़ना चाहिए। उन्होंने जो अपने आंदोलन के नाम भी दिए, आप देखिए कि उसमें आप एक अक्षर भी कम ज़्यादा नहीं कर सकते। मतलब एक पत्रकार के तौर पर शब्दों का जिस प्रकार का इस्तेमाल, जैसे उन्होंने 3 आंदोलन दिए, तो सबसे पहले उन्होंने असहयोग आंदोलन, अगर आप अपने आप में दृष्टि डालें तो आप महसूस करेंगे कि इससे बेहतर शब्द और क्या हो सकते हैं। इतनी बड़ा आह्वान इतने कम शब्दों में, 2 शब्दों में उन्होंने सारी बात कह दी। दूसरा उन्होंने आंदोलन दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब आप देखें तो इसके कम शब्दों में क्या इस बात को कोई और कह सकता है? और इतनी बड़ी बात क्या इतने कम शब्दों में कही जा सकती है? भारत छोड़ो अपने आप में संपूर्ण है, नारा था करो या मरो। तो कहने का आशय ये कि पत्रकारिता ने शुरुआत से ही एक जन चेतना को जगाने का काम किया और पत्रकारिता के इस सामर्थ्य को इस देश के राजनीतिज्ञों ने सदी के आरंभ में ही समझ लिया। उससे पहले के दौर की भी बात करें, जब इस देश में पत्रकारिता का प्रादुर्भाव हुआ, हिंदी पत्रकारिता के संदर्भ में कहें या हिक्की गजट के संदर्भ में बात करें, तो वो भी सब माध्यम क्या थे? माध्यम थे जन चेतना के संदर्भ में अपने विचारों को जनता के बीच संप्रेषित करना और जनता के बीच संप्रेषित करके उन्हें अपने विचारों से सामने बिठाना। और लोकतांत्रिक चेतना के संदर्भ में अगर आप बात करेंगे तो लोकतांत्रिक चेतना आएगी कैसे? जब तक लोग विचारों के संदर्भ में एक दूसरे से संप्रेषित नहीं करेंगे, उस पर एक राय नहीं बनाएंगे पक्ष या विपक्ष की, तब तक लोकतंत्र की बात ही कहाँ आएगी? एक व्यक्ति ने तय कर लिया, फरमान जारी कर दिया, इसका मतलब लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का आशय ये है कि भिन्न भिन्न बाती के विचार हैं, उन विचारों पर मंथन है, चिंतन है, विमर्श है और विमर्श के बाद किसी एक राय पर पहुंचने की प्रक्रिया है। केवल वोट डालने का मतलब लोकतंत्र नहीं होता है। लोकतंत्र का अर्थ है कि लोक की व्यवस्था में भागीदारी, और वो भागीदारी महज हाथ उठाने के नाम पर नहीं है, विचारों के स्तर पर विचार विनिमय में का जो सिलसिला है वो चले। और उसके लिए मैं ऐसा मानता हूं कि पत्रकारिता ने एक माध्यम के तौर पर जो भूमिका निभाई है, न केवल इस देश में बल्कि दुनिया के संदर्भ में, उसकी किसी और चीज़ से तुलना नहीं की जा सकती। क्योंकि जितना सर्वव्यापी स्वरूप इस पत्रकारिता का है, इस मीडिया का है, वह स्वरूप आपको कुछ साहित्यकारों के संदर्भ में नहीं मिल सकता। क्योंकि साहित्य एक वर्ग विशेष तक सीमित रह जाते हैं, हर व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाते। उनकी पहुँच कमोबेश पत्रकारिता के मुकाबले कमतर है। मेरा आशा उसके स्तर को कम आंकना नहीं है, उनकी भूमिका को नकारना नहीं है, लेकिन ये आप भी मानेंगे कि कई लोग तो बोलते ही हैं पत्रकारिता के समय कि ये जल्दीबाजी में लिखा गया साहित्य है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। साहित्य एक अलग विधा है, पत्रकारिता एक अलग विधा है, लेकिन पत्रकारिता जिस गति के साथ, जिस तेजी के साथ जनसाधारण तक पहुँचती है, साहित्य को उस स्तर तक पहुँचने में समय लगता है और कई बार तो वो उस स्तर तक पहुँच भी नहीं पाता है। प्रेमचंद की कहानियाँ जनसाधारण तक पहुँच गई, लेकिन प्रेमचंद का नाम हम 100 साल में एक प्रेमचंद का उल्लेख कर पाते हैं, लेकिन पत्रकारिता में नाम भले ही उल्लेख ना हो, पर उनकी लिखी हुई खबरें हर रोज हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, करोड़ों लोगों तक पहुंचती हैं। तो ये भूमिका के संदर्भ है। सर, पत्रकारिता के सैद्धांतिक और व्यावहारिक 2 तरह के सिद्धांत देखने को मिलते हैं।
सैद्धांतिक कहा जाता है कि पत्रकारिता सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करता है। व्यावहारिकता में जैसे आपने गांधी जी का जिक्र किया, तो उन्होंने पत्रकारिता के 3 उद्देश्य बताए, जिसमें उन्होंने पहला कहा कि पत्रकारिता सूचना, जानकारी और समसामयिक घटनाओं का लेखा जोखा है। दूसरा है जनता में जो वांछनीय भावनाएं हैं उनको जागृत करता है। और तीसरा है कि जो सार्वजनिक दोष हैं उनको निर्ममतापूर्वक दुनिया के सामने प्रकट करता है। तो मौजूदा वक्त में पत्रकारिता अपने इन सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्षों के साथ न्याय कर रहा है। ये एक जटिल सवाल है। हर व्यवसाय के संदर्भ में एक आदर्श स्थितियां होती हैं। वकालत, वकील का पेशा, उसके संदर्भ में मूलभूत अवधारणा क्या है कि लोगों को न्याय मिले। मूल सिद्धांत यही है उसके अंदर कि जब अदालत में पक्ष विपक्ष के संदर्भ में बात हो तो सत्य प्रकट हो और सत्य के अनुसार जो दोषी है उसे दंड मिले, जो निर्दोष है वो मुक्त हो। लेकिन क्या अदालतों में यही होता है? वकालत के पेशे में सत्य का विषय वकील के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता। वकील के लिए महत्वपूर्ण केवल और केवल अपने मुवक्किल के पक्ष में फैसला कराना होता है। ये दुर्भाग्य है। डॉक्टरी सेवा का कार्य है। अगर सेवा का कार्य है, सेवा के संदर्भ में सब कुछ हो रहा है, तो ये अस्पतालों के लाखों और करोड़ों के बिल क्यों बनते हैं? सवाल है। पत्रकारिता के संदर्भ में भी एक आदर्श स्थिति की बात की जाती है कि वो वंचितों की आवाज बने, जरूरतमंदों को मंच उपलब्ध कराए, जो बेसहारा हैं उनकी हक की आवाज बुलंद करे, समाज में जो दोष हैं उनको दूर करे, सरकार को आईना दिखाए। ये सारी भूमिकाएं भी पत्रकारिता के क्षेत्र में अभी भी निभाई जा रही है। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि पत्रकारिता मूलतः पत्रकारों के माध्यम से चल रहा व्यवसाय नहीं है। आज़ादी से पहले के दौर पर भी अगर दृष्टि डालें, हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं, तो जिन्होंने पत्रकारिता के अंदर का अखबार निकाला उनका उद्देश्य क्या था? उन्होंने जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए अखबार नहीं निकाला था। उन्होंने जो राजनीतिक लड़ाई वो लड़ रहे थे, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई थी, चाहे वो विचार की लड़ाई थी, उसका औजार महसूस करते हुए अखबारों का प्रकाशन किया था। चाहे वो बाल गंगाधर तिलक थे, चाहे वो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद थे, चाहे वो महात्मा गांधी थे, इन सब ने जिस विचार के लिए वो संघर्ष कर रहे थे उसमें एक औजार के तौर पर ताकत महसूस की थी पत्रकारिता को, और उसके तहत इस्तेमाल किया। इसीलिए हमें कहा जाता है कि पत्रकारिता जो है आज़ादी के पहले मिशन थी, उसके बाद प्रोफेशन हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है। आज़ादी के बाद भी अगर देश के सम्मुख कोई चुनौती आई है तो पत्रकारिता ने मिशन के तौर पर ही अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। आपातकाल के दौर को लोग भूल नहीं सकते हैं। आपातकाल के दौर में अगर केवल प्रोफेशन था, अगर सेठों के हित ही केवल मूलभूत रूप से प्राथमिकता थी, तो इंदिरा गांधी जैसे सर्वशक्तिमान नेतृत्व के सामने चुनौती बनकर भारत का पत्रकारिता जगत क्यों दिखाई दिया था? समय समय पर ऐसे अवसर आते रहे हैं जब ये फैसला लेना होता है कि हमें कहाँ खड़ा होना तो वहाँ खड़ दो। लेकिन एक बात समझने की है कि बदलते वक्त के साथ जिस तरीके से तकनीक आई, जिस तरीके से लोग आए, तो इसका भी व्यावसायीकरण से आप इनकार नहीं करते। जिस बड़ी संख्या में हमारे पास में मशीनों की जरूरत महसूस हुई, संसाधनों की जरूरत महसूस हुई, और जब एक बड़ा पूंजी निवेश इसके अंतर्गत हुआ तो पूंजीपति ने अपने हितों को भी प्राथमिकता देना शुरू किया। इसलिए दो किस्म की पत्रकारिता हम देखते हैं। एक, जिन्होंने पैसा लगाया उनके हितों को संरक्षित करते हुए पत्रकारिता हो रही है। दूसरी, समाज के संदर्भ में जिन हम अपेक्षाओं को व्यक्त करते हो उसको ध्यान में रखते हुए पत्रकारिता हो रही है। तो आज के दौर में अधिकांश संस्थान इसमें संतुलन बिठाती हुई कोशिश में दिखते हैं। संतुलन इस रूप में, जो सेठ हैं उनके हित भी सुरक्षित रह पाएँ और उनके हितों को सुरक्षित रखते हुए समाज की वंचित वर्ग की आवाज़ भी बुलंद रह पाए। तो कुल मिलाकर इस संघर्ष के बीच में पत्रकारिता चल रही है, चाहे वो प्रिंट की हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक की हो, चाहे वो डिजिटल की हो। सभी जगह आप संघर्ष देखेंगे। सरकारों का दबाव इस दौरान पहले से ज़्यादा बढ़ा है। सरकारों की आर्थिक रूप से संस्थानों को पोषित करने की क्षमता भी पहले से बढ़ी है। तो जैसे जैसे संस्थान सरकारी इमदाद पर निर्भर होते चले गए या सरकारी सहूलियतों के प्रति आग्रही होते चले गए, वैसे वैसे उनकी भूमिका का क्षरण भी आपको व्यवहारगत रूप से देखने को मिलता है। इस सत्य से आप इनकार नहीं कर सकते।
देखिए, इस देश के संदर्भ में 2-3 चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। इस देश में लोकतंत्र तो रहेगा, लेकिन इस देश को हमेशा नायक की ज़रूरत रहेगी। ये देश सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर नेतृत्व को स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा चमत्कारिक पुरुष की तलाश में रहते हैं। हमारे देश के इतिहास को उठा के देखिए, हमें एक मसीहा की तलाश हमेशा रहती है जो हमें सारी मुश्किलों से आज़ादी दिलाए, हमारी सारी मुश्किलों को दूर करे। ये सिलसिला रहा है। जब से आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब से हम जो है किसी एक महानायक, और कोई महानायक मिल जाता है तो उसके साथ में हम सब अब उसकी करामात के बूते पर अपनी ज़िंदगी को सुखपूर्वक जीने की कोशिश करते हैं। बीच में एक शून्य आया था कि जब इस देश के अंदर कोई ऐसा महानायक नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी के रूप में एक महानायक संभावना के रूप में उदित हुआ। आप देखिए, पूरे देश ने एक राय होकर उसके पक्ष में मतदान कर दिया। स्पष्ट बहुमत की सरकार 30 साल बाद मिली इस देश को, 1984 के बाद। तो कुल मिला के इस तलाश में हम हमेशा ही रहेंगे। देश इतना बड़ा है कि अब यहाँ पर कोई तानाशाह नहीं आ सकता, क्योंकि इतने बड़े देश को कोई एक व्यक्ति पूर्ण रूपेण संतुष्ट कर पाए, ये संभव नहीं है। इसलिए इस देश के काल में आप देखो, इतना बड़ा देश होने के कारण ही, चाहे वो राम का दौर हो, चाहे वो कृष्ण का दौर हो, उनको भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऐसा नहीं था कि वो अपने दौर के सर्वमान्य थे। तो कुल मिलाकर हम इस संक्रमण के दौर से चलते रहेंगे, लेकिन लोकतंत्र के संदर्भ में मेरा स्पष्ट मानना है कि इस देश की जो जीवनचर्या है, इस देश की जो भौगोलिक संरचना है, उसमें कोई और शासन प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं आ सकती। लोकतंत्र इस देश की नियति है, इस देश की अनिवार्यता है। जहाँ तक मीडिया के संदर्भ में बात है, तो मीडिया के संदर्भ में या जीवन के किसी भी प्रोफेशन के संदर्भ में आखिर में जीत तो सत्य की होती है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए कई चैनल हैं, जैसे आप बीच में देखते हैं, अचानक बड़े चर्चित हो जाते हैं अपने तामझाम के चलते हैं, लेकिन लंबे तौर पर टिके रहने वाले तो वही हैं जिन्होंने कंटेंट को प्राथमिकता दी हुई है। अखबार के तौर पर भी कंटेंट पे ही सारे अखबारों को जाना पड़ता है, तो ही वो स्थापित रहते हैं। किसी की बपौती नहीं है कि आप आज चल रहे हैं तो कल भी आप ही चलेंगे। बड़े बड़े मीडिया समूह धराशायी हो गए। कई अखबार ऐसे थे उत्तर प्रदेश के, बिहार के, जिनके बगैर लोगों के यहाँ पर चाय नहीं बनती थी, कि सुबह जब अखबार आ जाता था तो उसी के साथ चाय बनती थी। वो अखबार अब केवल अपने दफ्तर में ही छपके और रखे जा रहे हैं फाइल कॉपी के तौर पर। तो आशय ये कि कुल मिलाकर आपको अपने पाठक के प्रति, अपने दर्शक के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा। यही आपको बचाएगा। कोई और खेल तात्कालिक रूप से तो सफलता दिला सकता है, पर दीर्घकालिक रूप से आपको बनाए रखने में ये तरीका सफल नहीं हो सकता। ये थे डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी। उन्होंने मीडिया और लोकतंत्र को लेकर के अपनी राय प्रकट की। उन्होंने भारत में लोकतंत्र और मीडिया का आने वाला भविष्य बहुत ही सकारात्मक समझा है, लेकिन मीडिया में कुछ जो खराबियां हैं, कुछ कमियां हैं, उनको दूर करने और कंटेंट पर विशेष ध्यान देने की उन्होंने आवश्यकता बताई है। उम्मीद है मीडिया के नीति नियंता इस दिशा में सोचेंगे और आने वाले पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए कुछ मीडिया के नए मानदंड तय किए जाएंगे। इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।